ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में एक तरीके का पावर वैक्यूम बन गया है। ईरान में सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये साफ नहीं हो पा रहा है। क्या अमेरिका अब किसी तरीके के रजीम चेंज को, खामेनेई का जो पूरा रजीम अभी तक चलती आ रही है पिछले 47 सालों से, उसको बदलने की कोशिश करेगा? क्या अब ईरान की पॉलिटिक्स में आगे होगा? वो सिनेरियो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। जब ईरान की बात होती है तो ईरान की सत्ता सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक टेंशन का टॉपिक होती है, एक टेंशन का सबब होती है। इसलिए क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट की एक अहम कंट्रीज़ में शामिल है जो मिडिल ईस्ट में पूरी पावर को रेगुलेट करती हैं। उनमें जिन देशों का नाम आता है, ईरान उन देशों में लगातार टॉप लिस्ट में शामिल रहता है। तो ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन का अमेरिका और इजराइल ने जो मिलकर चलाया है, इसका पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन पर क्या असर पड़ेगा? चाहे वो इजराइल और हमास की जंग की बात हो, चाहे वो सऊदी, टर्की, कतर, इन जैसे देशों की बात हो, लगातार ईरान की तरफ से भी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें अमेरिका के बेसिस पर अटैक हो रहा है। तो ऐसे में हम इन देशों से किस तरीके की प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इसके अलावा प्रतिक्रिया अभी 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में होगी, उसके बाद अगले 4-5 महीने, 1 साल के अंदर किस तरीके का हम बदलाव मिडिल ईस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। तो सर, हमें ये समझाइए कि हम जब से मिडिल ईस्ट का शायद हमने पढ़ना शुरू किया है या उसके बारे में जानना शुरू किया है, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी वजह से वहाँ पे एक अनरेस्ट बना रहता है, एक टेंशन बनी रहती है। शांति हम बहुत ही कम देखते हैं मिडिल ईस्ट, या जैसा भारत कहता है वेस्ट एशिया में। तो चाहे वो इराक वॉर में हो रहा हो जब सद्दाम हुसैन की मौत हुई, चाहे सीरिया का मामला रहा हो, चाहे इजराइल की जो गज़ा में टेंशन बनी रहती, कुछ ना कुछ लगातार बना रहता है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दूसरी तरफ एक वर्चस्व की लड़ाई हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं, चाहे वो इजराइल और सऊदी के बीच में रही हो, चाहे वो सऊदी और ईरान के बीच में रही हो, चाहे वो इजराइल और ईरान के बीच में रही हो। तो हमेशा ये लोग खुद को एक मिडिल ईस्ट का किंग के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में सब। तो अब जब सुप्रीम लीडर, जो एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं इस पूरे पावर स्ट्रक्चर का, 1981 से जो इनका कंट्रोल रहा है रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद से, तो ईरान की सत्ता पर तो कंट्रोल था ही, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अब इनके जाने के बाद जिस तरीके का एक पावर वैक्यूम हम देख रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, इन देशों से लगभग 5-7 देशों के बॉर्डर्स हम बड़े तौर पर देखते हैं ईरान से लगते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में वो अजरबैजान है, टर्की है, सीरिया है, इराक है, कुवैत है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके मैरीटाइम बॉर्डर्स लगते हैं, समुद्री सीमा उनकी लग रही है, उसमें सऊदी अरब है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई। अब ईरान भी इन देशों में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं उन पर लगातार अटैक कर रहा है। इसके बावजूद कि इन देशों ने साफ कहा था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका या इजराइल को हमले के लिए, तो हम इन देशों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिएक्शन क्या होगा? देखिए, खमेनेई की मौत से इतना असर नहीं है जितना ईरान के खोखले हो जाने से। ईरान को हल्के हल्के पिछले 2-3 सालों में खोखला कर दिया, इकोनॉमिकली भी सैंक्शंस के थ्रू, फिर उनके साथियों को मार के, और फिर अब ईरान पे बार बार हमला करके। तो ईरान जो था वो एक बड़ा मुल्क था इस इलाके में, तुर्की और इजिप्ट के साथ, पर 90 मिलियन का मुल्क है, यानी कि 9 करोड़ कुछ लाख का मुल्क है। अब वो एक तरह से पावर नहीं रहा, बल्कि मैं तो कहूँगा आज नहीं बल्कि कुछ महीनों से ही नहीं रहा है, ये साल 1.5 साल से। तो अब नेचर को कहते हैं ना कि नेचर अभोर्स अ वैक्यूम, नेचर को नफरत है वैक्यूम से, उसमें कुछ ना कुछ भर जाएगा। और इस वक्त जो सुपर पावर बन के निकल रही है वो इजराइल है मिडिल ईस्ट की। कुछ अपनी क़ुव्वत है, अपनी पावर है, और कुछ अमेरिका की ताकत के ऊपर वो राज कर रहा है एक तरह से। जो इजराइल लॉबी है, जूइश लॉबी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करती है यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ को, क्योंकि कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी ईरान की अमेरिका से, ना कोई ऐसा लग रहा था ट्रंप के झूठों के बावजूद कि ईरान कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ऐसा उनके खुद का, अमेरिका का खुद का डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी और एनएसए भी दोनों बता रहे थे कि नहीं है। पर इजराइल के इंसिस्टेंस पे और इजराइल लॉबी के इंसिस्टेंस पे वाशिंगटन में ये हमला हुआ। अब तक ये आपने बिल्कुल सही कहा, इजराइल, ईरान और सऊदी, ये सब तिकोना लड़ाई थी, कभी कभी टर्की आ जाता था उसमें। जब से ईरान कमज़ोर हुआ तब से सऊदी अरब ने रियलाइज़ किया है, क़तर ने रियलाइज़ किया है
कि इसराइल बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो एक अलायंस लूजली बना रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, टर्की, जो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। और इसराइल कह रहा है कि अब हमारा नया दुश्मन तुर्की है, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों तो कमज़ोर हैं, इनमें तो सिर्फ पैसा है, ताकत नहीं है। तुर्की के पास तीनों चीज़ें हैं, यानी एक वेपन्स इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री बहुत पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तुर्की के पास जीडीपी है, तुर्की के पास पॉपुलेशन है, वो भी कोई 8.5 करोड़ के आसपास लोग हैं तुर्की में। तो इसराइल चाहता है अब अगला कि तुर्की को कमज़ोर करे। तुर्की और ये सऊदी अरब और क़तर मिलके इस बेलगाम इसराइल, जिसने सब पे हमला कर चुका है, मतलब लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, क़तर, उसको लगाम में लाना। तो अब ये असली कन्फ्रंटेशन होने वाला है। ये कहाँ जाएगा कह नहीं सकते। अभी तक तो नेतन्याहू काफ़ी ताकतवर लग रहे हैं, उनका इलेक्शन भी होने वाला है इस साल कुछ महीनों के अंदर। ये पता चलेगा हमें कि यूएस की पॉलिटिक्स कैसे बदलती है। अगर ये कामयाब हो गया और अमेरिका के कुछ लोग मारे नहीं गए तो नेतन्याहू और ट्रंप भी पावरफुल रहेंगे। पर अगर ये लंबा खिंच गया या ईरान केओस में चला गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस, जैसे आपने कहा, हॉर्मूज में से 20% दुनिया का तेल रोज गुजरता है, ऑयल की प्राइस ऊपर चली गई। तो ऑयल की प्राइस ना ऐसे नहीं होती कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ऊपर जाती है। ऑयल एक फंजिबल कमोडिटी है जिसकी प्राइस ग्लोबल लेवल पे सेट होती है। तो अमेरिका में भी प्राइस ऊपर चली जाएगी। अमेरिकन पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है उसके प्रति, वो ऑलरेडी ट्रंप 36% पे है, बहुत लो अप्रूवल रेटिंग है, उसका क्या असर होता है मिड टर्म के इलेक्शंस पे? क्या पार्लियामेंट वहाँ की डेमोक्रेट्स के हाथ में आ जाएगी? और एक और जो कोई इस पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि इजराइल की अप्रूवल रेटिंग क्या है अमेरिका की पब्लिक में। जो लेटेस्ट पोल्स आए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं इजराइल के लिए। यानी कि फ़लस्तीन जो थे वो बेचारे 16%, 18%, बहुत हुआ तो 24-25 तक गए अप्रूवल रेटिंग में, और इजराइल की रहती थी 50-60% अप्रूवल रेटिंग पर। इस वक्त ये आया है निकल के नतीजा कि इजराइल 36% अप्रूवल पे है, और फ़लस्तीन की अप्रूवल रेटिंग, फेवरेबल रेटिंग 41% है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब पब्लिक का ओपिनियन बदलेगा तो उसका कुछ ना कुछ असर नीतियों पे होगा। हालांकि अमेरिका दो चीज़ों पे ऑपरेट करता है, एक पब्लिक अप्रूवल पे अमेरिका की सरकार, और दूसरी पैसों पे। तो पैसे तो अब भी यहूदी लॉबी के पास हैं, बट पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है। इसका असर इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बट हल्के हल्के अगले कुछ महीने, अगले कुछ सालों में आपको दिखेगा कि इजराइल की ताकत वाशिंगटन में कम होती जाएगी। उस वक्त फिर इजराइल को ये वर्चस्व बनाए रखना मुश्किल पड़ेगा, फिर अपने बलबूते पे ही बनाना पड़ेगा, जो मुश्किल है क्योंकि मुल्क की आबादी इतनी है नहीं, 7-8 मिलियन की आबादी का मुल्क है, और फिर उसको इस पूरे हिस्से पे भी कब्जा करके रखना है, यानी कि गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा। बल्कि ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बैंक पे पूरा खा जाएगा इजराइल। एक नया लॉ पास किया उन्होंने और सेटलमेंट्स करवा रहे हैं। उनकी उम्मीद ये है कि अब जब हम वर्चस्व पे हैं तो हम क्यों ना कब्जा कर लें इस इलाके पे, बाद में फिर देखा जाएगा। आगे तो एक बार कब्जा हो जाता है तो आपको पता है कि कई साल तो उसमें निकल ही जाते हैं, एक लंबा अरसा। बिल्कुल। तो सर, आपने पावर वैक्यूम में इजराइल के फिल इन होने की बात करी। आपने बताया कि उसका नया कॉम्पिटिटर टर्की बनकर आएगा, तुर्की उसका नया, और सऊदी, हाँ, बन सकता है, सऊदी। तो एक अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था कि अगर दोनों में से, कुछ नाटो के लेवल का था वो, कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो उसको दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। फिर इसके कुछ महीने बाद अभी एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि तुर्की की भी इस डिफेंस पैक्ट से जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बाद में ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं आया कि टर्की जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया कि तुर्की एक बड़ी पावर के रूप में बाहर आ रहा है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी, कतर और ओमान जैसे देश अब टर्की के साथ मिलकर ऐसा ही कुछ अलायंस बनाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए भी और अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए भी मिडिल ईस्ट में? ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की है कि क्या और मुल्क इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान खुद बहुत कमज़ोर हालत में है इकोनॉमिकली, तो एक तरह से उसके लिए मुश्किल है कमिटमेंट करना, पर अगर उसको पैसा मिलेगा इन मुल्कों से तो वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक चीज़ है जो इन सब के पास नहीं है, न्यूक्लियर पावर तो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास लोग हैं, आबादी है। इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ है, तो उनके पास आदमी हैं देने के लिए इन मुल्कों को, फाइटर्स। और हालांकि वो अफगानिस्तान में अब घिरा हुआ है, इंडिया से भी घिरा हुआ है, तो पाकिस्तान मुश्किल में है।
पर लोग सप्लाई कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स तो सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उससे फिर खतरा बढ़ जाएगा इजराइल और अमेरिका का। पर लोग सप्लाई कर सकता है, फाइटर सप्लाई कर सकता है, सोल्जर सप्लाई कर सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बाकी मुल्क जो हैं गल्फ के, ये भी सऊदी के पास आने की कोशिश करेंगे, और तुर्की के और पाकिस्तान के। इसमें बस एक एक्सेप्शन रहेगा, यूएई, जो इजराइल के पास है। तो पर यूएई खुद आइसोलेटेड हो चुका है काफ़ी हद तक, गल्फ में भी, अरब मुल्कों में भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जेनोसाइडल कंट्रीज का सपोर्ट किया है। एक तो सूडान में आपको पता है, और फिर इजराइल का भी सपोर्ट किया है। तो इस तरह से ये अलायंस और क्लोज होते जाएंगे। हो सकता है कि वेपन्स और पैसे का भी लेन देन हो। अब और पाकिस्तान इसमें कुछ हद तक आएगा, पर ओपन कॉन्फ्रंटेशन तो मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल के लिए आप ये कहें कि इसको इजराइल की जीत मानी जाए, पर जैसे मैंने कहा कि मिडल ईस्ट में कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, कोई भी सिचुएशन। तो देखने लायक होगा कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो सर, एक तो ये तो मिडिल ईस्ट की बात हो गई। एक ईरान के जब भी मामला रहा है, या मिडिल ईस्ट में और भी देशों का मामला रहा है, तो रशिया और चाइना ये दो एक अहम फैक्टर रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा कुछ रशिया या चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आए थे। वो लगातार यही कह रहे थे कि वो चिंता में हैं इस पूरे मामले को लेकर, टॉपिक ऑफ कंसर्न उन्होंने बताया था इसे, और अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की बात कही थी। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का उन्होंने पक्ष लिया था कि बातचीत से मुद्दा सुलझाया जाए। लेकिन सीरिया में भी जैसे हमने देखा था पिछले दिनों 1-2 साल में, कि जब बशर अल असद की सरकार गिरी थी, तो बशर अल असद ने भले ही रशिया में पनाह ली हो, लेकिन रशिया की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस नहीं था, जैसा हमने पहले पुराने जब यूएसएसआर के टाइम पे या उसके बाद भी शुरुआती कुछ सालों में हम देखते थे कि रशिया का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था, या चाइना की तरफ से हम और मजबूत स्टेटमेंट्स देखते थे। पर सीरिया में हमने वैसा नहीं देखा। तो अब हम ईरान में भी अभी तक खामेनेई की मौत पर, फिलहाल जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है उनकी तरफ से एज सच। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा? और इसमें एक ही फैक्टर ये भी बताइए, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया कि उससे बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसका क्या इतना मजबूत इम्पैक्ट हो सकता है कि रशिया और चाइना की तरफ से हम कुछ रिएक्शन देख सकें? देखिए, चाइना तो पड़ता नहीं बाहर के मामलों में, उसका सारा फोकस ईस्ट एशिया में रहता है, अपने बॉर्डर्स पे रहता है और ताइवान पे। मुझे नहीं लगता कि चाइना कुछ ज़्यादा करेगा, स्टेटमेंट दे सकता है। रशिया करता, पर अब कर नहीं सकता क्योंकि उसकी ताकत उसमें बिल्कुल यूक्रेन में चुस गई है। तो रशिया की इस वक्त हालत नहीं है कि वो ईरान की भी मदद कर सके, अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है, तो यूक्रेन में मुश्किल हो रही है उसको। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मुल्क जो है वो खुद अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेंगे और टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेट करेंगे उनसे। यानी चीन टेक्नोलॉजी देगा, चीन मटेरियल्स में मदद करेगा, रशिया भी हो सकता है कुछ हद तक मटेरियल्स में, पर तुर्की खुद काफ़ी आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से ये एक अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे। तुर्की बीच की राह लेके चलता है क्योंकि नेटो में भी है तुर्की, तो वहाँ से भी प्रोटेक्शन लेके चलता है। तो तुर्की ज़्यादा सिक्योर है और बड़ी इकोनॉमी भी है। सऊदी अरब को सोचना पड़ेगा क्योंकि सऊदी जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो जो लीडर हैं, जो वो चाहते थे कि ज़्यादा इंटरनली फोकस करें, अपनी इकोनॉमी को ताकतवर बनाएं, पर ये उनको जो बाहर की चीज़ें हैं वो खींचती हैं, यानी कभी इजराइल उनको, कभी ईरान उनको। तो वो इस बात से नाराज़ रहते हैं कि, और अब यूएई भी, तो वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा इंटरनली फोकस करें, वो नहीं चाहते ज़्यादा इसमें घुटों में पड़े। पर अब मुसीबत ये है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो इन्होंने डील भी साइन किया ना पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने, वो असल में एक सिग्नल था। सिग्नल किसको? अमेरिका को, ट्रंप को, कि देखो हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप विड्रॉ कर रहे थे, अमेरिका विड्रॉ कर रहा था मिडिल ईस्ट से, और इजराइल के भी पास था बहुत। तो वो ये एक सिग्नल दे रहे थे सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान, की देखो मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं लाचारा नहीं हूँ, मेरे पास चारा है, यानी कि मेरे पास एक और ऑप्शन है पाकिस्तान। तो वो इस तरह से एक सिग्नल दे रहे थे। तो इसको, इस अलायंस को आप इतना क्लोज ना समझें। दोनों कंट्रीज कुछ सिग्नल दे रहे थे और अपनी ज़रूरतें, बट अब हो सकता है कि ये थोड़ा और पुख्ता हो जाए और ताकतवर हो जाए ये अलायंस। जैसे मैंने बताया, इजराइल के डर की वजह से और इजराइल का जो बिहेवियर है इतना कंट्रीज पे अटैक करने का, यानी कि कतर तक को नहीं छोड़ा। तो अब देखिए क्या होता है आगे। सर, एक चीज़ इसमें और बताइए कि ईरान के बलबूते पर सिर्फ ईरान नहीं चल रहा था, ईरान के बलबूते पर कुछ और प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिसको उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। हिजबुल्ला हो, वो हूती हो, या फिर हमास हो, ये तीन उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा है।
हमास के साथ इजराइल की लगातार लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ भी चल रही है, और हूती के ऊपर भी वो भी हमले करता रहता है, अमेरिका भी करता रहता है, हूती की तरफ से भी एक आध मिसाइलें आती रहती हैं लगातार। तो अब जब ईरान का खुद का स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो चुका है, इतना वीक हो चुका है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनका क्या होगा? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मुझे लग रहा है हिजबुल्लाह तो अब तकरीबन बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो वो एक अपने आप को शायद एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर ले। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, पर फौजी ख़त्म हो जाए उसका हिस्सा। हमास ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक लोगों को ऑक्यूपाई करके रखते हो, यानी ग़ुलाम बना के रखते हो, तो उनमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही। वो चाहे आप आज से 3000 साल पहले चले जाएं एंशिएंट ग्रीस और रोम में, या आप चले जाएं साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान, तो वो इजराइल में रेजिस्टेंस रहेगा कि हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे। जहाँ तक रहा हूतीज़ का सवाल, हूतीज़ भी कमज़ोर हो जाएंगे, पर मुझे लग रहा है हूतीज़ को हो सकता है सऊदी से कोई डील मिल जाए, क्योंकि अब ईरान तो हो गया है कमज़ोर और हूतीज़ मदद भी कर रहे हैं, यानी शिपिंग को रोक भी रहे हैं रेड सी में इस वक्त, पर कब तक रोकेंगे? तो मुझे नहीं लग रहा कि हूतीज़ जो हैं बहुत ताकतवर होंगे, पर अपना थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाएंगे अपनी सिचुएशन। और इराक़ में जो मिलिशिया है वो कमज़ोर हो जाएगा, प्रो ईरानियन मिलिशिया। इराक़ पे बहुत बड़ा असर था, ईरान का बहुत बड़ा असर था इराक़ पे, वो अब हल्के हल्के गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक की किस्मत, इन चारों में से हर एक की किस्मत अलग होगी। राइट। तो जैसा कि सर आपने बताया कि मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने वाला है, बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्या इजराइल नई पावर बन के उभरेगा? क्या टर्की और सऊदी मिलकर उसका काउंटर करेंगे, उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, या उसकी बढ़ती पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का एक लंबा इतिहास रहा है, आगे भी रहा आसान नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है निकिता, मेरे साथ थे मोहसिन रज़ा खान, कैमरे के पीछे हैं आलिश। देखते रहिए दिल ललन टॉप।